अस्सलाम वालेकुम, हाय दिस इज़ मोइन। दिस वीडियो हम लोग बात करने वाले हैं बफर और इट्स वर्किंग के बारे में। सो बेसिकली एज वी नो कि दिस इज़ अ बायोकेमिस्ट्री सीरीज़ जिसमें हम लोग डिफरेंट किस्म के बायोकेमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस कर रहे हैं। और ये जो है ये वाटर सीरीज़ है और इसमें हम लोग आज वाटर की सीरीज़ में वाटर की बायोकेमिस्ट्री में बफर को डिस्कस कर रहे हैं। सो आइए बगैर किसी डिस्कशन के बफर को स्टार्ट करते हैं। सो व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड बफर? ये जो वर्ड है बफर, बफर इट मीन्स एनीथिंग विच रेजिस्ट चेंज। मतलब हर वो चीज़ जो कि चेंज को रेजिस्ट करे, आप उसको बफर कहते हैं। केमिस्ट्री की इस्तिलाह में, मतलब केमिस्ट्री के अंदर, खासतौर पे बायोकेमिस्ट्री के अंदर या फिर फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर जो बफर है, इट इज़ डिफाइन एज बफर, इट्स डिफाइन एज अ सब्सटेंस, या आप इसको यूं कहेंगे अ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन विच रेजिस्ट चेंज इन पीएच। दिस इज चेंज इन पीएच, राइट? या फिर आप इसको यूं डिफाइन कर सकते हैं कि अ सॉल्यूशन विच maintains pH fairly constant, यानी एक ऐसा सॉल्यूशन जो कि pH चेंज ना होने दे या फिर pH को मेंटेन रखे ऑन एडिशन ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड और बेस। यानी जब कभी भी एक स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड या बेस एक सॉल्यूशन में डाला जाए, ठीक है, और वो सॉल्यूशन उस एसिड और बेस के डालने के बाद जो पीएच चेंज आएगा उसको रेजिस्ट करे या उस सॉल्यूशन के पीएच को मेंटेन रखे, तो ऐसे सॉल्यूशन को आप लोग कहते हैं कि ये बफर है। लेकिन ये तो थी एक फंक्शनल डेफिनेशन, मतलब कि ये जो डेफिनेशन मैंने आपको बताई ये इस बफर के फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रही है। तो स्ट्रक्चरली व्हाट इज बफर, मतलब कि कैसा सॉल्यूशन होना चाहिए। सो अगर फंक्शनैलिटी के ऊपर बात करें, सो बफर, अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इसकी फंक्शनैलिटी को समझने से पहले इसकी टाइप्स को समझते हैं। आपको पता है कि जो पीएच है, ठीक है, उसको मेंटेन रखना है, राइट? सो ये जो बफर है उसकी दो किस्में होती हैं। एक को आप लोग कहते हैं एसिडिक बफर, एग्जैक्टली, और दूसरे को आप लोग कहते हैं बेसिक बफर। दोनों का काम सेम है, दोनों का काम यही ऊपर वाला जो कि पीएच को मेंटेन रखेंगे, ठीक है, और पीएच को चेंज नहीं होने देंगे ऑन एडिशन ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड या ऑन एडिशन ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ बेस। लेकिन स्ट्रक्चरली, ठीक है, ये दो किस्म के हो सकते हैं, ये एसिडिक बफर हो सकते हैं और ये बेसिक बफर होते हैं। अगर एसिडिक बफर के ऊपर बात करें, एसिडिक बफर, सो एसिडिक बफर स्ट्रक्चरली इज डिफाइंड एज अ वीक एसिड, ठीक है, प्लस इट्स कॉन्जुगेट बेस, यानी इट्स कॉन्जुगेट बेस। अच्छा, व्हाट डू यू मीन बाय वीक एसिड? आई होप सो कि आपको जितने भी एसिड बेस के कॉन्सेप्ट हैं ये आपको आते होंगे ताकि आपको ये एडवांस कॉन्सेप्ट समझने में आसान हो। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, एज वी नो के एक ऐसा एसिड जो कि किसी भी एक्वस सॉल्यूशन के अंदर 100% डिसॉल्व हो सकता है, उसको आप लोग स्ट्रॉन्ग एसिड कहते हैं। और एक ऐसा सॉल्यूशन या फिर एक ऐसा एसिड या फिर एक ऐसा इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, जो कि एक्वस सॉल्यूशन के अंदर 100% डिसोसिएट नहीं होता, उसको आप लोग वीक एसिड कहते हैं। सिमिलरली आपको पता है कि व्हाट इज अ कॉन्जुगेट बेस? कॉन्जुगेट बेस मीन्स कि अगर आप वीक एसिड में से या फिर किसी भी एसिड में से उसका अगर एक प्रोटॉन निकाल दें तो व्हाट रिजल्ट्स इज इट्स कॉन्जुगेट बेस, राइट? सो जो एसिडिक बफर होता है वो होता है आपके पास वीक एसिड और उसकी कॉन्जुगेट बेस का कॉम्बिनेशन, ठीक है। नेचर में आपको पता है कि एसिड जो है वो एग्जिस्ट करते हैं, राइट? मतलब आपने अक्सर सुन रखा होगा कि आपके पास जो केमिस्ट्री में जो लैब है उसके अंदर बहुत सारे आपके पास एसिड पड़े होते हैं। लेकिन क्या अभी आपने सुना है कि आपके पास किसी भी एसिड की कॉन्जुगेट बेस पड़ी हो? मतलब कि आपको पता है कि नेचर में कोई भी आयोनाइज्ड चीज एग्जिस्ट नहीं करती ना। कॉन्जुगेट बेस एंड कॉन्जुगेट एसिड दोनों आयोनाइज्ड होते हैं, तो मतलब कि जो कॉन्जुगेट एसिड एंड कॉन्जुगेट बेस होते हैं वो किसी दूसरी चीज के साथ रिएक्ट करके अनआयोनाइज हो जाते हैं। अच्छा, तो मतलब कि आपको ये कॉन्जुगेट बेस नेचुरली नहीं मिलने वाला। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कॉन्जुगेट बेस की जगह पर हम लोग यूज करते हैं सॉल्ट। सॉल्ट किसका? आपको पता है कि सॉल्ट इज व्हाट? सॉल्ट इज अ सब्सटेंस जो कि एसिड और बेस के रिएक्शन से मिलकर बनता है, ठीक है। अच्छा, अब सॉल्ट, कौन सा सॉल्ट यूज करना है? आपने सॉल्ट यूज करना है जिसमें ये वीक एसिड हो, ठीक है, और कोई भी दूसरी स्ट्रॉन्ग बेस हो, इन केस ऑफ एसिडिक बफर। सो आपने क्या करना है फॉर मेकिंग एसिडिक बफर स्ट्रक्चरली, what do you need? A weak acid and its conjugate base। आपको पता है कि जो conjugate base है वो नेचुरली एग्जिस्ट नहीं करती, तो आपको उस conjugate base की जगह इसका सॉल्ट लेना है विद, यानी वो सॉल्ट किससे तैयार होता है? आपको पता है कि सॉल्ट
तैयार होता है बाय द रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस, यानी इस केस के अंदर आपको ये वीक एसिड लेना है, ये वाला सेम, ठीक है, कि ये दोनों जो वीक एसिड होंगे, मतलब कि वीक एसिड जो बफर में डल रहा है और वीक एसिड जो सॉल्ट के बनाने में यूज हो वो सेम होने चाहिए, ठीक है, बिकॉज आगे जाके हम लोग कॉमन एंड इफेक्ट पढ़ेंगे व्हाइल डिस्कसिंग द फंक्शनैलिटी ऑफ बफर, तब आपको इसका समझ आएगा कि व्हाई हमारे पास जो वीक एसिड्स हैं इन मेकिंग ऑफ सॉल्ट वो सेम होना चाहिए। अच्छा, सो दिस इज हाउ यू कैन मेक एसिडिक बफर, ठीक है। अगर आप डिफाइन करेंगे जो आपके पास बेसिक बफर होता है वो क्या होता है, सो इट विल बी समथिंग एग्जैक्टली सिमिलर टू द बफर इन मेकिंग, यानी एसिडिक बफर के बिल्कुल सिमिलर होता है, सिर्फ उसमें इतना फर्क होता है कि यहाँ पर आपके पास वीक बेस होती है, ठीक है। यहाँ पर आपने यूज किया वीक बेस प्लस एग्जैक्टली इट्स कॉन्जुगेट एसिड, मतलब कि आपने इसका कॉन्जुगेट एसिड यूज किया, ठीक है, कॉन्जुगेट एसिड, ठीक है। एंड अगेन कॉन्जुगेट एसिड नेचुरली एग्जिस्ट नहीं करता, हमें यूज करना पड़ेगा सॉल्ट, और सॉल्ट कहाँ से आएगा, वो सॉल्ट इज वीक बेस, ठीक है, और किसी स्ट्रॉन्ग एसिड से आएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पर एसिडिक बफर की एग्जाम्पल देता हूँ, एग्जाम्पल ऑफ एसिडिक बफर, ये ए भी नहीं बल्कि एसिडिक बफर है। फॉर एग्जाम्पल HCl, HCN यानी हाइड्रोजन साइनाइड, ठीक है, प्लस इसका सॉल्ट सोडियम साइनाइड जो कि बना है HCN से प्लस NaOH विच अ एग्जैक्टली स्ट्रॉन्ग सॉल्ट। फॉर एग्जाम्पल दूसरी एग्जाम्पल लेते हैं हमारे पास एसिटिक एसिड यानी CH3 COOH, ठीक है, प्लस CH3 COO Na, और ये जो सॉल्ट है ये कहाँ से बना है, ये आपके पास एग्जैक्टली एसिटिक एसिड CH3COOH प्लस NaOH। So this is how the structure of a base or structure of buffer basically looks like, ठीक है। So ये था आपके पास कुछ बफर का इंट्रोडक्शन। अब आइए बात करते हैं कि कोई भी जो बफर है वो काम कैसे करता है। So अब आइए बात करते हैं बफर की वर्किंग के बारे में कि how does basically बफर वर्क्स। लेकिन बफर की वर्किंग को समझने से पहले आपको समझना पड़ेगा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन विच इज कॉमन आयन इफेक्ट, कॉमन आयन इफेक्ट, राइट। अच्छा, सो बेसिकली ये क्या होता है, आइए इसको पहले डिफाइन करते हैं फिर हम इसको अंडरस्टैंड करेंगे। कॉमन आयन इफेक्ट मींस डिक्रीमेंट और डिक्रीज in the dissociation of a weak electrolyte, and as we know electrolyte can be acid, it can be base, and it can be a salt. On addition of a strong electrolyte, and it can also be acid, base और salt। लेकिन यहां पर जो मेन आपके पास प्रिंसिपल है वो ये है with having both of them a common ion, सो ये है आपके पास कॉमन आयन इफेक्ट। अब आइए इसको समझते हैं। ये स्टेटमेंट या फिर ये इफेक्ट ये कह रहा है कि डिक्रीज इन द डिसोसिएशन ऑफ अ वीक इलेक्ट्रोलाइट, यानी किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट की डिसोसिएशन में डिक्रीमेंट, ठीक है, ऑन एडिशन ऑफ अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, जब आप उस सॉल्यूशन के अंदर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट डालें, लेकिन फैक्ट ये है कि बोथ हैविंग अ कॉमन आयन। फॉर एग्जाम्पल इसकी एक एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ हमारे पास है एक एसिड जिसको मैंने नाम दिया फॉर एग्जाम्पल CH3 COOH, राइट। सो आपको पता है कि ये एक वीक एसिड है, ठीक है, तो ये डिसोसिएट करेगा अपने कॉन्जुगेट बेस में विच इज एसीटेट आयन नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव आयन में, राइट। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हूँ, फॉर एग्जाम्पल HCl, आपको पता है कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो ये कंप्लीटली अपने प्रोडक्ट्स में टूट जाएगा विच इज इट्स कॉन्जुगेट बेस Cl नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव। सो आपको पता है कि ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है ना, तो ये कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाएगा। ये जो दोनों रिएक्शन है या फिर ये जो दो डिसोसिएशन है दो डिफरेंट एसिड्स की, ये एक ही कंटेनर में एक ही सिस्टम के अंदर हो रही है। फॉर एग्जांपल देयर इज द फ्लास्क, राइट, और इन दोनों के अंदर आपके पास मतलब कि आपके पास पहले ये प्रेजेंट था इसके अंदर, ठीक है, और आपने उसमें क्या किया, आपने उसमें ये HCl डाल दिया। अच्छा, जब ये HCl इसके अंदर जाएगा तो ये कंप्लीटली डिसोसिएट होगा इनटू क्लोरीन नेगेटिव एंड H पॉजिटिव आयन। तो आपको पता है कि जब यहाँ पर H पॉजिटिव आयन में ये डिसोसिएट होगा तो
इस सिस्टम के अंदर या फिर इस फ्लास्क के अंदर H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी। तो आपको पता है कि अगर H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन बढ़ी तो यहाँ पर ऊपर वाले रिएक्शन में इसका जो इक्विलिब्रियम है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, मतलब यहाँ पर ये कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, बिकॉज यहाँ पर कोई डिफरेंस तो नहीं है ना कि ये इसका H पॉजिटिव है और ये इसका H पॉजिटिव तो सेम है, लेकिन अगर यहाँ पर इसकी वजह से, इसकी डिसोसिएशन की वजह से इसकी कंसंट्रेशन बढ़ी तो यहाँ पर इसकी बढ़ जाएगी, और अगर इसकी बढ़ी तो यहाँ पर इसका इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा और ये पीछे मूव करेगा, यानी कि इसके डिसोसिएशन में कमी आई। तो मैंने क्या कहा था, डिक्रीमेंट इन द डिसोसिएशन ऑफ अ वीक इलेक्ट्रोलाइट, है ना, वीक इलेक्ट्रोलाइट ऑन एडिशन ऑफ अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट विद रिस्पेक्ट टू बोथ हैविंग अ कॉमन आयन, यानी उन दोनों के पास एक ना एक कॉमन आयन होना चाहिए। सो दिस बेसिकली इज द कॉमन आयन इफेक्ट, और इसी की बेसिस के ऊपर जो आपका बफर है वो काम करता है। अब आगे देखते हैं वो कैसे काम करता है। सो भाई ये बात करते हैं वर्किंग ऑफ बफर सॉल्यूशन के बारे में, लेकिन उससे पहले हम लोग पीएच ऑफ बफर के ऊपर थोड़ा सा डिस्कस कर देते हैं कि हाउ कैन वी फाइंड पीएच ऑफ अ बफर, पीएच ऑफ बफर, राइट। सो अगर आपने मेरी पिछली सीरीज देखी है या आपको एक बहुत ही कॉमन इक्वेशन जिसको हम लोग हैंडरसन हैसेल-बाल्च इक्वेशन कहते हैं, हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग कहते हैं हैंडरसन, वन साइंटिस्ट, हैसेल अनदर वन एंड द लास्ट वन बाल्च, मतलब 3 साइंटिस्ट थे, उन्होंने मिलकर हमारे लिए रिलेशन दिया। उन्होंने कहा कि किसी भी सॉल्यूशन का जो पीएच है, ठीक है, वो बराबर होता है उस सॉल्यूशन के अंदर जो वीक एसिड है उसके pKa के प्लस log टू द बेस 10 इस वैल्यू के, यानी ऊपर यहाँ पर आपके पास होती है एग्जैक्टली कॉन्जुगेट बेस और नीचे आपके पास होता है उसका एसिड, दोनों की कंसंट्रेशन, राइट। सो दिस इज योर हैंडरसन हैसेल-बाल्च इक्वेशन। ये आपको पता होगा अगर आपने पिछली वीडियोस देखी होंगी, या फिर आपको वैसे भी पता होना चाहिए बिकॉज ये बहुत कॉमन इक्वेशन है। अच्छा, लेकिन यहाँ पर हम लोग इसके अंदर थोड़ी सी एडवांसमेंट करने वाले हैं, बिकॉज आपको पता है कि जो कॉन्जुगेट बेस है वो आपके पास एग्जिस्ट नहीं करती है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर हम लोग सिर्फ और सिर्फ वीक एसिड बने एसिडिक बफर की विद के रिस्पेक्ट से समझ रहे हैं, बिकॉज आपको पता है कि नेचर में या फिर लैब्स में मोस्टली आपके पास एसिडिक बफर यूज होते हैं, बिकॉज पीएच ज़्यादातर नीचे जाता है, नीचे जाने का खतरा ज़्यादा होता है। हम लोग बाद में थोड़ा सा डिस्कस उसको भी कर लेंगे, यानी कि बेसिक बफर को भी डिस्कस कर लेंगे, लेकिन फिर इस वक्त हम लोग इस इक्वेशन को समझने की कोशिश करते हैं और इसमें एक एडवांसमेंट है उसको समझते हैं। सो ये क्या है, as we know it is the concentration of conjugate base, concentration of conjugate base and it is concentration of its acid। अच्छा, फॉर एग्जांपल मैं आपको ये कह रहा हूं कि यहां पर जो आपने इस फॉर्मूले के अंदर conjugate बेस की कंसंट्रेशन रखनी है उसकी जगह आप कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट रख दें, राइट। और जो आपने यहाँ पर, अच्छा एक और बात, ये जो कंसंट्रेशन है आपको पता है कि ये इक्विलिब्रियम के ऊपर ये इक्वेशन डिराइव की गई है ना, मतलब कि ये जो इक्वेशन है ये इक्विलिब्रियम के ऊपर डिराइव की गई, और आपको पता है कि इक्विलिब्रियम के अंदर जो एसिड या उसकी कॉन्जुगेट बेस की जो कंसंट्रेशन ली जाती है वो उसी इक्विलिब्रियम पॉइंट के ऊपर ली जाती है। लेकिन मैं आपको कहता हूँ कि जो कंसंट्रेशन ऑफ एसिड एट इक्विलिब्रियम है वो बराबर है कंसंट्रेशन ऑफ एसिड इनिशियल वन, मतलब कि जिस कंसंट्रेशन से आपने इस रिएक्शन को स्टार्ट किया था। मतलब कि मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ के पास जो आपके पास कॉन्जुगेट बेस है वो बराबर है सॉल्ट के। अच्छा, ये कैसे हुआ? फॉर एग्जांपल सपोज कीजिए मैं यहाँ पर एक एसिडिक बफर लिख लेता हूँ, फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन साइनाइड, मतलब कि अ वीक एसिड, ठीक है, जो कि पार्शली डिसोसिएट होता है इनटू प्रोटॉन प्लस इट्स कॉन्जुगेट बेस, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास इसका एक सॉल्ट ले लेते हैं KCN, जो कि KOH विच इज स्ट्रॉन्ग बेस और HCN से मिलकर बना है, एंड एज वी नो इट्स अ स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है, सॉरी स्ट्रॉन्ग सॉल्ट, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा कंप्लीटली, मतलब जितना था उतना टूट जाएगा इनटू K पॉजिटिव और CN नेगेटिव में। अच्छा, सो मैं जो आपको कह रहा हूँ कि आपने कॉन्जुगेट बेस की जगह सॉल्ट की कंसंट्रेशन, मतलब आपने इसकी जगह इस सॉल्ट की कंसंट्रेशन लेनी है। देखें, जब आप ये सॉल्यूशन बनाएंगे तो इसके कॉमन एंड इफेक्ट की वजह से इसकी जो डिसोसिएशन है, जो कि ऑलरेडी बड़ी कम थी बिकॉज इट्स अ वीक एसिड, वो मजीद पीछे चला जाएगा। मतलब कि सॉल्यूशन के अंदर इस HCN के साइनाइड आयन बहुत कम हो जाएंगे, यानी बिल्कुल माइन्यूट हो जाएंगे। एक तो थे ही कम और दूसरा इसके कॉमन आयन की वजह से मजीद कम हो गए, ठीक है। मतलब कि सॉल्यूशन के अंदर जो सारा का सारा साइनाइड आयन है वो कहां से आया? सॉल्ट से आया। तो मतलब आप साइनाइड आयन या फिर कॉन्जुगेट बेस की जगह सॉल्ट की कंसंट्रेशन रख सकते हैं, और ये केस के ऊपर भी वही सेम कॉमन आयन इफेक्ट अप्लाई होता है। आपके पास जो EQ पॉइंट के ऊपर, मतलब कि इक्विलिब्रियम पॉइंट के ऊपर जो एसिड की कंसंट्रेशन होगी वो इनिशियल के बराबर होगी। क्यों? क्योंकि आपको पता है एक तो ये वीक एसिड है, बड़ा कम डिसोसिएट होगा, दूसरा यहाँ पर कॉमन आयन इफेक्ट आ गया, मतलब कि
ये बहुत कम मतलब कि जो एसिड ये ना होने के बराबर डिसोसिएट होगा, मतलब कि इसकी जो कंसंट्रेशन है या इसकी जो अमाउंट है वो उतनी ही रहेगी जितनी आपने डाली थी। तो मतलब आप इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ एसिड और सॉल्ट की कंसंट्रेशन इस फॉर्मूले में रिप्लेस कर सकते हैं, और जब आप रिप्लेस करेंगे सो दिस फॉर्मूला बिकम्स समथिंग लाइक दैट, pH इक्वल्स टू pKa, राइट, प्लस log टू द बेस 10, ठीक है। यहाँ ऊपर आप लोग डालेंगे कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट, ठीक है, एहतियातन हम लोग साथ में कंजुगेट बेस भी लिख लेते हैं, ठीक है, और आप लोग नीचे डालेंगे कंसंट्रेशन ऑफ एसिड कौन सा वाला, इनिशियल वाला, ठीक है। सो दिस इज हाउ योर इक्वेशन बाय विच यू कैन डिटरमाइन द pH ऑफ अ बफर यू कैन फाइंड आउट द pH बाय दिस फॉर्मूला, राइट। इस इक्वेशन को आप लोग कहते हैं हेंडरसन-हासेल-बाल्च इक्वेशन, राइट। आप इस इक्वेशन को यूज करके किसी भी बफर का pH फाइंड कर सकते हैं कि उसका pH क्या है। फॉर एग्जांपल कैसे, आपको उस एसिड का pK पता होगा जो आपने डाला था, ठीक है। इसके बाद आपको उस एसिड, मतलब कि आपके पास उस एसिड की भी कंसंट्रेशन होगी, बिकॉज आपने डाली थी तो आपको एसिड की कंसंट्रेशन का पता था, और आपको सॉल्ट का जो मास था उसका भी पता था, मतलब कि आप एसिड और सॉल्ट दोनों की कंसंट्रेशन भी पता कर सकते हैं, तो आप इनका रेशो भी फाइंड कर सकते हैं। और अगर रेशो फाइंड कर सकते हैं आप ये वाली वैल्यू, मतलब log 10 इनटू सॉल्ट अपॉन एसिड फाइंड भी कर सकते हैं, और आप इनको ऐड करके pK के साथ pH भी फाइंड कर सकते हैं। सो ये तो था फॉर एसिडिक बफर, मतलब कि एसिडिक बफर का जो आपने अगर pH फाइंड करना है तो आपने इस तरीके से करना है। लेकिन इन केस ऑफ वीक बेस हम लोग इसी इक्वेशन को थोड़ा सा एडवांस कर देते हैं। एडवांस कुछ इस तरह से करते हैं कि हम लोग यहाँ नीचे से एसिड बनाते, मतलब मिटाते हैं, और ऊपर से हम लोग इसकी कॉन्जुगेट बेस मिटाते हैं, ठीक है, और यहाँ से इसके जो A है ये भी मिटा देते हैं, और यहाँ पर हम लोग कुछ इस तरह से एडवांस करेंगे। सो pK की जगह आएगा एग्जैक्टली pKb, राइट, और यहाँ पर कॉन्जुगेट बेस की जगह आएगा कॉन्जुगेट एसिड, ठीक है, अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ बेस, विच वन, इनिशियल वन, आपको पता है ना। सो इस इक्वेशन के जरिए से आप किसी भी बेसिक बफर का जो pH है वो आप आराम सुकून से फाइंड कर सकते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट दोनों जगह सेम रहेगा। सो भाई बात करते हैं वर्किंग ऑफ बफर के बारे में। सो भाई बात करते हैं किसी भी बफर की वर्किंग के बारे में। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक एसिडिक बफर ले लेता हूँ ताकि मैं एसिडिक बफर और फिर बाद में बेसिक बफर से बफर की वर्किंग को समझाने की कोशिश करूँ। एसिडिक बफर में मैं यहाँ पर एसिटिक एसिड का बफर लेता हूँ। एसिटिक एसिड, एज वी नो एसिटिक एसिड इज CH3COOH, it is going to dissociate into its conjugate base which is CH3COO negative plus its proton, ठीक है। और इसका सॉल्ट मैं लेता हूँ with a strong base, and it is a sodium acetate यानी CH3COO Na, और आपको पता है कि ये स्ट्रॉन्ग है तो ये कंप्लीटली डिसोसिएट करेगा इनटू CH3COO नेगेटिव, राइट, प्लस सोडियम, बोथ हैविंग द सेम कॉमन आयन, राइट। सो ये आपके पास एसिडिक बफर है। अब वन बाय वन इसको pH चेंज करके देखते हैं, राइट, और फिर समझेंगे कि किस तरह से मेंटेन करता है। लेकिन आपको किसी भी बफर की वर्किंग को समझने से पहले ये समझना पड़ेगा जनाब कि pH चेंज क्या है। व्हाट डू यू मीन बाय pH चेंज? pH चेंज कब होता है, राइट? अच्छा, व्हाट बेसिकली pH इज? pH इज नेगेटिव log टू द बेस 10 ऑफ H पॉजिटिव आयन कंसेंट्रेशन। मतलब कि जब कभी भी आपको pH चेंज करना है तो आपको H पॉजिटिव आयन की कंसेंट्रेशन चेंज करनी पड़ेगी। और H पॉजिटिव आयन की कंसेंट्रेशन चेंज कब होती है? जब आप या तो सोल्यूशन में एसिड डालें, उससे क्या होगा, H पॉजिटिव आयन की कंसेंट्रेशन बढ़ जाएगी, या तो आप बेस डालें, बेस से क्या होगा, बेस से OH इस H पॉजिटिव के साथ उस सोल्यूशन में रिएक्ट करेगा तो बेस H पॉजिटिव आयन की कंसेंट्रेशन को डिक्रीज कर देगा। इन शॉर्ट, इंक्रीज और डिक्रीज इज नोन एज चेंज, राइट। अच्छा, तो फॉर एग्जांपल हम लोग देखते हैं कि जब हम लोग एसिड डालते हैं या फिर हम लोग जब बेस डालते हैं तो ये जो आपके पास बफर है वो किस तरह से जो आपके पास इस पूरी सिनेरियो के अंदर जो pH चेंज है उसको मेंटेन करता है। फॉर एग्जांपल हियर वी आर ऑन एडिंग H पॉजिटिव है, मतलब आपने एसिड डाला, बिकॉज एसिड मतलब कि H पॉजिटिव आयन मींस एसिड, ठीक है। सो जब आपने इसकी कंसंट्रेशन बढ़ाई, मतलब कि इन शॉर्ट इसकी कंसंट्रेशन बढ़ाई, तो क्या होगा, ये जो H पॉजिटिव है ये एसिटेट के साथ मिलेगा और वापस एसिटिक एसिड बना देगा। pH चेंज इज इट्स सो सिंपल, मतलब कि आपने फॉर एग्जांपल एसिड डाला ना, एसिड क्या करेगा, H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन बढ़ाएगा, बिकॉज एसिड इज व्हाट, एसिड इज अ प्रोटॉन डोनर, राइट, अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड एंड लोरी कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू एसिड, मतलब कि अगर इसने H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन बढ़ाई तो यहाँ पर ये बढ़ेगा, यानी H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन बढ़ी, यानी pH चेंज हुआ। लेकिन
इस H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन बढ़ने से ये इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया इस वाली इक्वेशन का, बिकॉज आपको पता है कि इट्स अ वीक एसिड, तो इट विल बी इन इक्विलिब्रियम। सो ये इक्विलिब्रियम को मेंटेन करने के लिए वापस बैकवर्ड चली जाएगी, और अगर वापस बैकवर्ड गई तो H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन वापस कम, मतलब नॉर्मल पे आ गई, और अगर H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन इंक्रीज से डिक्रीज हो गई तो मतलब pH चेंज क्या हुआ, रिस्ट्रिक्ट हो गया, रिस्ट्रिक्टेड। इट्स सो सिंपल मैन। अच्छा, ऑन द अदर हैंड, ऑन एडिंग OH नेगेटिव, ये इन शॉर्ट बेस, तो OH नेगेटिव आयन जाकर इस H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन को कम कर देगा। किस तरह से? फॉर एग्जांपल आपने उस सॉल्यूशन में OH डाला, राइट? सो OH क्या करेगा, OH H पॉजिटिव से रिएक्ट करेगा एंड इट विल फॉर्म H2O यानी वाटर, राइट? तो जब इसने यानी इस OH ने जो आपने इस बेस के थ्रू डाला था H पॉजिटिव आयन को यूज किया, तो H पॉजिटिव आयन की जो कंसंट्रेशन है वो क्या हुई, डिक्रीज हुई ना। और अगर H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन डिक्रीज हुई तो मतलब pH इंक्रीज हुआ, यानी pH चेंज हुआ। लेकिन अगर इस इक्वेशन को देखें तो अगर H पॉजिटिव आयन की जो कंसंट्रेशन है वो डिक्रीज हुई तो यहाँ से इक्विलिब्रियम अगेन डिस्टर्ब हो गया, तो मतलब अगेन मोर एंड मोर CH3COOH जो कि उस सॉल्यूशन में बहुत ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट था वो टूटेगा इनटू एसीटेट आयन एंड प्रोटॉन, और जो H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन डिक्रीज की थी वो वापस से उसी जगह आ जाएगी जहां पर थी, मतलब कि अगेन pH चेंज, restricted. So this is how your buffer, acidic buffer work. So भाई ये बात करते हैं बेसिक बफर के बारे में। बेसिक बफर के बारे में। मैंने सब कुछ ऑलरेडी लिख रखा है ताकि हमें ज़्यादा टाइम ज़ाया करने की ज़रूरत ना पड़े, सही है। अच्छा, यहाँ पर मैंने जो बेस ली है वो ली है अमोनिया। अमोनिया इज अ बेस, तो आपको पता है कि जब अमोनिया वाटर के साथ रिएक्ट करती है सो इट विल फॉर्म व्हाट, अमोनियम आयन प्लस OH नेगेटिव आयन। बेस है ना, तो बेस क्या देती है, एग्जैक्टली OH नेगेटिव आयन देती है। अच्छा, ऑन द अदर हैंड मैंने इसका सॉल्ट लिया है, इट्स सॉल्ट इज विद अमोनिया, मतलब आपको पता है कि एक तरफ उसमें आपके पास अमोनिया होगी NH3 और दूसरी तरफ आपके पास होगा एक स्ट्रॉन्ग एसिड यहाँ पर जो कि है HCl यानी हाइड्रोजन क्लोराइड, विच इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड, यानी जो क्लोरीन है वो HCl से है एंड बोथ हैविंग अ कॉमन है, मतलब इट्स अ परफेक्ट बेसिक बफर। सो भाई ये देखते हैं कि ऑन एडिशन ऑफ बोथ ऑफ देम pH चेंज किस तरह से रिस्ट्रिक्ट होता है। सो व्हेन यू ऐड H पॉजिटिव आयन, मतलब कि जब आप H पॉजिटिव आयन डालेंगे इस सॉल्यूशन के अंदर तो वो H पॉजिटिव आयन जाके इस OH नेगेटिव के साथ रिएक्ट करेगा। सो दिस H पॉजिटिव आयन इज गोइंग टू रिएक्ट विद OH नेगेटिव एंड इट विल फॉर्म एग्जैक्टली वाटर, यानी कि OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन कम हो गई। सो अगर आपको ये रिलेशन पता हो जो कि हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था, KW इक्वल्स टू H पॉजिटिव इनटू OH नेगेटिव, राइट? यानी कि आपको पता है कि KW विच इज एक्सपोनेंशियल -14 विच इज कांस्टेंट, राइट? ये बराबर होता है इन दोनों के प्रोडक्ट के, राइट? यहाँ पर OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन डिक्रीज की है, तो मतलब इसको कांस्टेंट रखने के लिए इसने इंक्रीज किया होगा। या इन शॉर्ट आप लोग आसानी के लिए ये समझें कि जब कभी भी किसी भी एक्वस सॉल्यूशन में OH नेगेटिव आयन डिक्रीज करता है तो उसमें H पॉजिटिव इंक्रीज कर जाता है, राइट? तो जब H पॉजिटिव इंक्रीज करेगा तो pH चेंज हो गया, तो इस pH चेंज को रेजिस्ट करने के लिए तो यहाँ पर जो OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन कम हुई थी तो उसको ये इक्विलिब्रियम वापस मेंटेन करेगा। किस तरह से? अमोनिया वापस आएगा किसमें, अमोनियम आयन में और OH नेगेटिव आयन में। So this is how it works on addition of acid. So when you add base, यानी जब आप OH नेगेटिव आयन डालेंगे, so इस आयन के डालने से क्या होगा कि इस OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन इनसाइड द सॉल्यूशन इंक्रीज कर जाएगी, मतलब कि अकॉर्डिंग टू द सेम रिलेशनशिप KW इक्वल्स टू H पॉजिटिव इनटू OH नेगेटिव, ये कांस्टेंट है, ये इंक्रीज कर गया, इसको डिक्रीज करना पड़ेगा, मतलब कि pH इज गोइंग टू इंक्रीज क्योंकि H पॉजिटिव आयन डिक्रीज किया है एंड आपको पता है कि जो H पॉजिटिव आयन है वो pH के साथ नेगेटिवली लॉक्ड है, ठीक है? सो यानी कि pH चेंज हुआ। अब इस pH चेंज को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए आपको पता है कि जब यहाँ पर कंसंट्रेशन बढ़ी इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हुआ, इट विल रिवर्स्ड, मतलब कि ये जो इक्विलिब्रियम है ये रिवर्स डायरेक्शन में अमोनिया वापस फॉर्म करने लगेगा, मतलब कि जो OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन इंक्रीज की थी वो वापस से डिक्रीज करके जो आपके पास pH चेंज था, जो इंक्रीज किया था pH, वो वापस से नॉर्मल आ जाएगा। एंड दिस इज हाउ बेसिकली जो आपके पास एसिडिक एंड बेसिक बफर हैं वो काम करते हैं। अब आइए एक छोटा सा टॉपिक है विच इज बफर कैपेसिटी, उसको समझने की कोशिश करते हैं। भाई बात करते हैं, सो भाई बात करते हैं बफर कैपेसिटी के ऊपर। बफर कैपेसिटी मीन्स नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H पॉजिटिव या OH नेगेटिव आयंस, ठीक है, दैट्स required to change the pH by 1 unit of a buffer
बफर, यानी कि किसी भी बफर का एक यूनिट पीएच चेंज करने के लिए कितने H पॉजिटिव और कितने OH नेगेटिव रिक्वायर्ड होते हैं, मतलब कि या तो ये या तो ये, इन दोनों की कितनी कंसंट्रेशन, कितने नंबर ऑफ मोल्स रिक्वायर्ड हैं टू चेंज द पीएच बाय 1 यूनिट ऑफ अ बफर। इसको हम लोग इस तरह से फाई से शो करते हैं, राइट। एंड इसका जो फॉर्मूला है कुछ इस तरह से है कि नंबर ऑफ मोल ऑफ H पॉजिटिव और OH नेगेटिव डिवाइडेड बाय चेंज इन पीएच, और ये चेंज इन पीएच कितना होना चाहिए, 1 यूनिट, राइट। मतलब कि एक बफर का 1 यूनिट पीएच चेंज करना। फॉर एग्जांपल अगर एक बफर है जिसका जो आपके पास पीएच है वो 4.73 है, राइट, तो उसको 5.73 या फिर 3.73, बिकॉज दोनों में एक एक यूनिट कम हुआ है पीएच ना, तो इतना चेंज, मतलब कि 4.73 से 5.73 या फिर 4.73 से 3.73, डिपेंडिंग ऑन कि आप लोग OH नेगेटिव यूज कर रहे हैं या आप लोग H पॉजिटिव यूज कर रहे हैं, ठीक है। इतना चेंज करने के लिए कितनी कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव इन केस ऑफ नंबर ऑफ मोल्स, राइट, मतलब कि नंबर ऑफ मोल्स में कितने नंबर ऑफ मोल्स H पॉजिटिव या OH नेगेटिव रिक्वायर्ड होता है ताकि आप 1 यूनिट पीएच चेंज करें। जिस बफर की जो बफर कैपेसिटी वो ज्यादा होती है, उसकी जो बफर क्वालिटी है, बफर क्वालिटी वो क्या होता है कि द एबिलिटी टू मेंटेन पीएच वो भी ज्यादा होती है, मतलब कि बफर कैपेसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बफर क्वालिटी, राइट। नाउ देयर इज अ वेरी लास्ट कॉन्सेप्ट, मैं इसको डिस्कस करता हूँ, फॉर दैट मुझे ये मिटाना पड़ेगा, विच इज पीएच जोन। आई होप सो कि आपको ये समझ आएगा एंड यू हैव नोट दैट कंप्लीटली, राइट। सो बफर जोन, पता नहीं मैंने क्या कहा, लेकिन आई वाज सेइंग बफर जोन। बफर जोन इज डिफाइंड एज बफर जोन। बफर जोन असल में पीएच की वो लिमिट होती है जहां तक जो बफर है वो पीएच मेंटेन कर सकता है। व्हाट इट इज अ लिमिट, इट्स अ लिमिट ऑफ पीएच, ऊपर भी और नीचे भी, यानी प्लस भी और माइनस भी, टू विच अ बफर कैन मेंटेन चेंज इन पीएच। मोस्टली कहते हैं कि जो मोस्ट ऑफ द बफर्स हैं उनका जो बफर जोन है इट इज ऑलमोस्ट इक्वल्स टू +-1, मतलब कि वो +-1 पीएच, अगर फॉर एग्जांपल पीएच चेंज +1 की, मतलब कि +1 की कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन या OH नेगेटिव आयन, या -1 की कंसंट्रेशन, मतलब कि -1 एंड +1 का जो चेंज इन पीएच है वो एक बफर जो है वो मेंटेन कर सकता है। मतलब कि इसको आप लोग यूं समझ सकते हैं कि फॉर एग्जांपल सपोज कीजिए कि एक बफर है, राइट, अब बफर, ठीक है, जिसके जो वीक एसिड है उसका जो pKa उसका जो pK है वो इक्वल्स टू है 6 के, ठीक है। तो अगर आपने उस बफर के अंदर अगर आप उसका जो pH है वो 5 तक ले जाएं या आप उसको 7 तक ले जाएं तो वो मेंटेन कर सकेगा। क्योंकि ये जो दोनों चेंज हैं ये +-1 है, मतलब कि आपने प्लस किया 1 इसमें तो 7 हो गया, आपने माइनस किया तो 5 हो गया। तो इस केस के अंदर यानी कि एक बफर +-1 पीएच चेंज है उसको आराम से मेंटेन कर सकता है। सो दिस वाज इट विद द बफर। आई होप सो कि आपको बफर की वर्किंग, बफर का स्ट्रक्चर, बफर की डेफिनेशन, बफर की एक्सप्लेनेशन समझ आई होगी एंड वी हैव ग्रैब ईच एंड एवरी कंसेप्ट। आपको ये भी समझ आया होगा कि बफर काम कैसे करता है, ठीक है। सो दैट वाज इट विद दिस वीडियो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग जो बायोलॉजिकल बफर्स हैं, मतलब आप एक लिविंग सिस्टम के अंदर कौन कौन से बफर होते हैं, उनका क्या काम होता है, और खास तौर पे जो आपके पास बाइकार्बोनेट बफर है, यानी जो आपका ब्लड बफर है, वो किस तरह से काम करता है, उसको हम लोग डिटेल में समझेंगे। वो एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स फिनोमेना है, जिस फिनोमेना से वो जो आपका ब्लड बफर है, जो आपका बाइकार्बोनेट बफर है, वो मेंटेन करता है। हम लोग उसको नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। और उसके बाद वाली जो लास्ट वीडियो होगी इस सीरीज की, उसमें हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि आप बायोकेमिकल लैब्स में बफर किस तरह से बना सकते हैं, और खास तौर पे जो आपके पास बायोलॉजिकल बफर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपने मीडिया बनाना है या आपने किसी किस्म का कल्चर करना है, प्लांट कल्चर करना है, टिश्यू कल्चर करना है, उसके अंदर जो आपको बफर्स बनाने होते हैं उसके क्या कैरेक्टर्स होनी चाहिए और कौन कौन सी टाइप्स हैं उसकी। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस ईच एंड एवरीथिंग इन डिटेल इन नेक्स्ट वीडियो। सो डू वॉच द वीडियो एंड डू वॉच द वीडियो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सो दैट वॉज इट विद दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो सो प्लीज शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड एनीवन जिसको भी इस वीडियो की जरूरत है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक योरसेल्फ। गुड बाय।